आज जम्मू कश्मीर की सियासत में यह कहा जाए कि इंजीनियर रशीद की एंट्री एक तरह से हो गई, उन्हें जमानत मिल गई है और इंजीनियर रशीद भी अब जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में, क्योंकि उनकी जो पार्टी है अवामी इत्तेहाद पार्टी, उसके उम्मीदवार मैदान में है और अब इंजीनियर रशीद भी एक तरह से उनकी एंट्री हो जाएगी। किस तरह से इसे बीजेपी देखती है, ताहिर चौधरी जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एआईपी के साथ जो कुछ हमें लेना देना नहीं है, लेकिन अगर उनको कोर्ट ने को बेल के ऊपर छोड़ा तो मुझे लगता है कि के बीच में जाएंगे और अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे। इससे ज्यादा हम वो कुछ ज्यादा जानते नहीं है एआईपी के बारे में। नहीं, जिस तरह से पार्लियामेंट के चुनाव में ताहिर साहब देखा गया कि इंजीनियर रशीद को बहुत बड़ा फैक्टर नहीं माना जा रहा था, लेकिन इंजीनियर रशीद ने एक एक्स सीएम जो उनके सामने कंटेस्ट कर रहे थे उन्हें शिकस्त दी, बल्कि सिर्फ शिकस्त नहीं दी, एक बड़े मार्जिन से इंजीनियर रशीद ने जीत हासिल की थी। तो किस तरह से देखा जाए, क्या जो रिवायती पार्टियां उनके लिए एक अलार्मिंग है इंजीनियर रशीद? देखिए, वहां की रीजनल पार्टी को एआईपी से खतरा हो सकता है, चाहे उसमें आप पीडीपी की बात करो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप बात कीजिए, उन पार्टीज को इनसे खतरा हो सकता है। और वो हमें पार्लियामेंट इलेक्शन में सामने नजर भी आया जब उमर अब्दुल्ला साहब को हार का सामना करना पड़ा और उमर अब्दुल्ला साहब ने इस चीज को बार बार कैमरा के आगे बताया भी कि मैं इस हार को कभी भूलूंगा नहीं। और जहां तक जम्मू की बात की जाए या भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, हम अपने सिस्टम से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारा संगठन अपने तौर तरीके से काम कर रहा है और मुझे लगता है कि इंजीनियर रशीद साहब को जब तक की बेल दी गई है वो भी अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे। चलिए ठीक है, मैं दीपांशु आपके पास आना चाहूंगा। दीपांशु, किस तरह से देखते हैं इंजीनियर रशीद का जेल से बाहर आना, जमानत पर आना और उसके बाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में शामिल होना, किस तरह से कांग्रेस देखती है? मैं कांग्रेस पार्टी हो या जम्मू कश्मीर का आम जनमानस हो, उसको ये किसी भी कुछ खास नजरिए से नहीं देखता है, क्योंकि सब जुडियस मामला है, बेल मिली है, उसके बाद 3 तारीख को वापस सरेंडर भी करना है। इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, हम एक नेशनल पार्टी। मेरा देखिए, जाहिर सी बात है किसी का लेना देना इससे दीपांशु नहीं है, सिर्फ सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर की सियासत पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें इंजीनियर रशीद फैक्टर को किस तरह से देखा जाए। मैं आपको वही बता रहा हूँ, देखो जमहूरियत में हम किसी को रोक नहीं सकते अपनी बात रखने से, या ना ही चुनाव लड़ने से किसी को हम रोक सकते हैं। मगर जैसा हम भी असेसमेंट कर रहे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर की जनता कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस के साथ है, क्योंकि अब बुनियादी मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो या महंगाई हो, स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स, पानी का टैक्स हो, माइनिंग, करप्शन, बाबूशाही, स्टेटहुड, ये हमारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे हमने अपना चुनाव लड़ना है और जनता को ये साफ साफ पता है कि पूरे हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में 2 धड़ल्ले हैं, एक कम्युनल कास्टिस्ट क्रोनी कैपिटलिस्ट और जो जम्मू कश्मीर की बर्बादी चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है जो शांति चाहता है, पीस चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, स्टेटहुड चाहता है, रोजगार चाहता है। तो इन 2 धड़ल्लों के बीच में ABCD जितनी भी पार्टियां हो, मुझे लगता है कि जनता उनको एकदम नकार देगी और कांग्रेस पार्टी को नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी। सवाल ये दीपांशु जी, उमर अब्दुल्ला को लोकसभा में हराया था इंजीनियर रशीद ने, ये वो इंजीनियर रशीद हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उस वक्त राजनीतिक परिस्थिति कुछ और थी। जेल में रहते हुए इंजीनियर रशीद ने उमर अब्दुल्ला को हराया था। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, उस टाइम राजनीतिक परिस्थिति कुछ और थी, इस वक्त राजनीतिक परिस्थितियां कुछ और है। वो नेशनल इलेक्शन था, ये स्टेट इलेक्शन है, हमारी एक सेंसिटिव स्टेट है, हमारे सेंसिटिव मुद्दे हैं, हमारा स्टेटहुड छीना गया, हमारी आबरू के साथ यहाँ पे खिलवाड़ हुआ। और ये जम्मू कश्मीर की जनता बेहतर जानती है कि सेक्युलर नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी ही हमारी डिग्निटी और ऑनर को वापस ला सकती है। तो इंजीनियर रशीद हो या कोई डॉक्टर हो, कोई क्या हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम धड़ल्ले से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की ही होगी। चलिए ठीक है, मैं सुहेल काजमी साहब से समझ लेता हूँ। सुहेल काजमी साहब, इंजीनियर रशीद को जमानत मिली है, जेल से बाहर आएंगे, जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे। इंजीनियर रशीद फैक्टर को अब किस तरह से देखा जाए? अवामी इत्तेहाद पार्टी की मकबूलियत लोकसभा में हमने देखी थी कि एक एक्स जो वजीर आला थे उन्होंने शिकस्त दी और छोटे मोटे मार्जिन से ये शिकस्त नहीं दी थी। तो इंजीनियर रशीद फैक्टर को सुहेल काजमी साहब कैसे देखते हैं? देखिए, इंजीनियर रशीद साहब की बेल से एक पॉलिटिकल नरेशन जो है, आने वाली जो इलेक्शन है जिसका फेस नंबर 1 18 को शुरू हो रहा है और 8 को यहाँ जो भी सरकार बनेगी,
वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जितना खूबसूरत मैच चल रहा है इलेक्शंस का, जो एक पर्व है, जो एक फेस्टिवल है जम्मू कश्मीर में, जिस तरह का लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें इंजीनियर रशीद फैक्टर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आपने खुद ही कहा कि यहाँ उमर अब्दुल्ला साहब को हरा के वो जेल से, उनकी जो सिंपैथाइजर थे, जो उनकी मोहब्बत थी अपने वोटर्स के साथ, और एक लंबी चौड़ी बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने जीत दर्ज करवाई थी। और अगर वो रिलीज हुए हैं आज, तो मैं समझता हूं उनका जो कैडर है, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके लोग हैं, जिनसे वो आज थोड़े दिन वो मिलेंगे या जिनसे वो कैंपेनिंग करेंगे, वो एक असर जरूर 2-4 सीटों पे इनकी पार्टी को पड़ेगा और वो लोग पक्का जीतेंगे। क्योंकि एक नरेशन बदली है कश्मीर में, और आप देख रहे हैं हर सीनियर स्टालवर्ड्स, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब हैं, चाहे बाकी लोग हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज आज थोड़ी सी ढीली हुई है इस इलेक्शन में, जो नॉर्मली पहले इलेक्शंस में नहीं होती थी। क्योंकि पहले 5%, 4%, 6% की पोलिंग होती थी, और आज उम्मीद ये है कि 80% तक, 75-80 तक अगर कंड्यूसिव वेदर रहा और कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर रहा, तो यहाँ पोलिंग जाएगी। और ये फैक्टर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंजीनियर रशीद का, कि एक ऐसी पार्टी जो बिल्कुल, जिन्होंने कैंपेन नहीं की, जो कन्विक्ट नहीं थे, वो जेल में थे और अभी भी कन्विक्ट नहीं हुए हैं। अभी अगर कन्विक्ट होते तो बेल नहीं मिलती। हमें अपनी जुडिशरी पे पूरा भरोसा है, फकर है, और पूरे हिंदुस्तान को अगर कोई आज रास्ता दे रहा है या एक नई हमवार रास्ते कर रहा है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, और उन्होंने इनको छोड़ा है। और ये जब कैंपेन करेंगे बाहर आके, जो कल तक अंदर रह के पार्लियामेंट की सीट निकाल गए, तो आज जो फैक्टर है वो जरूर एक नई नरेशन जो है वो। लेकिन सुहेल काज़मी साहब, जो एक बात कही जाती है, जो अभी जिस तरह से दीपांशु कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव और था और ये असेंबली चुनाव कुछ और है, यहां पर चीजें एक तरह से बदल जाती है, मुख्तलिफ होती हैं, तो इसी किस तरह लिया जाए? क्या वो इंजीनियर रशीद फैक्टर जो लोकसभा चुनाव में ज्यादातर जो असेंबली हलके थे वहां से जीतकर इंजीनियर रशीद आए थे, तो क्या अब जो तस्वीर है वो वाकई में बदल जाएगी? लोकसभा में तस्वीर कुछ और थी, अब असेंबली में अलग हो जाएगी? अबू सर, बिल्कुल उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जितनी असेंबली सेगमेंट्स आती हैं, वो आप देख लीजिए, और कितने मार्जिन से वो जीते वो भी देख लीजिए। और उस सेगमेंट में एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में तकरीबन मिनिमम भी आप बात करें तो 8 से 10 असेंबली सेगमेंट्स आती हैं। अब मुझे याद नहीं है कि इनकी सेगमेंट्स कितनी आती हैं। वो जो 2-2.5 लाख की लीड आप बोल रहे हैं उमर अब्दुल्ला से, वो हवा से तो आई नहीं थी, वो इंजीनियर रशीद के समर्थकों में वोटर्स ने डाली थी। तो वो मैं आपसे कह रहा हूँ। दूसरी, मेरे भाई ने कहा कि हम पीस के लिए, अमन के लिए काम कर रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नेशनल इंटरेस्ट पे ही इलेक्शन लड़ती है, और पीस जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का जो टेन्योर रहा है, जो पीस को प्रिवेल करने में इन्होंने कोशिशें की हैं, वो कोई दूसरी पार्टी आपको दिखती नहीं है। जो आज एक फिजा कश्मीर में बदली है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोशिशों से 10 सालों में बदली है, और उसका फायदा कौन कौन सी पार्टी ले रही है वो आप आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन इंजीनियर रशीद फैक्टर जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करेगा आने वाले जो जितने भी हमारे इलेक्शंस है 1 महीने में, और एक नया आपको रिजल्ट मिलेगा। और उसमें इंजीनियर रशीद की पार्टी 2 हो, 4 हो, 5 हो, वो जरूर जीत के असेंबली में आएंगे। बिल्कुल दीपांशु, जिस तरह से मैं अभी आपसे कह रहा था कि इंजीनियर रशीद किस तरह से जीत कर आए थे, मतलब एक सनसनी जम्मू कश्मीर के लोकसभा चुनाव में इंजीनियर रशीद के नाम ने पैदा कर दी थी, और उमर अब्दुल्ला को उन्होंने हराया था। और जिस तरह से सुहेल काज़मी साहब ने भी तमाम चीजें बताई, आप कह रहे हैं कि कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, या फिर अब तस्वीर इसमें बदली हुई होगी। मैं दीपांशु सिर्फ एक चीज समझना चाह रहा हूं, लोकसभा के उस हलके से जहां से इंजीनियर रशीद जीत कर आए थे, और उस लोकसभा हलके में जितने असेंबली के हलके आते हैं, ज्यादातर असेंबली हलकों में इंजीनियर रशीद ने लीड किया था, तो क्या उसका फर्क अब असेंबली के चुनाव में नहीं पड़ेगा? क्या उसका नुकसान कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को उठाना नहीं पड़ेगा? देखिए, जहां तक आप बारामूला की बात कर रहे हैं, जितनी भी वहां पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज पड़ती है, अब लोगों का रुझान किस तरफ होगा, वोटिंग कहां पे ज्यादा किस पार्टी को मिलेगी, वो चुनाव के बाद ही हम डिस्कस कर सकते हैं। मगर अभी तक के जो सूरत हाल है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट मुद्दा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा हमारे स्टेटहुड का है, हमारी डिग्निटी का है, और हमारे ऑनर का है। और जहाँ पे नेशनल इलेक्शन था, वहां पे मुद्दे ही डिफरेंट थे, क्योंकि व्हेन पीपल वोट, दे वोट ऑन इश्यूज,
नेशनल इश्यूज कुछ और होते हैं, वहां पे नहीं। एक सिंपैथी का वेव भी था, वहां पे बाकी चीजें भी थी, मगर यहाँ पे जम्मू कश्मीर की इंटेलिजेंट कौम है, इंटेलिजेंट जनता है, वो जानती है कि किस तरीके से हमने अपना ऑनर, अपनी डिग्निटी जो भाजपा ने हमसे छीनी है वो वापस लानी है। अभी इस पे क्या इम्पैक्ट क्या रहेगा इंजीनियर रशीद साहब का, कितने उनको वोट मिलेंगे, क्या नहीं मिलेगा, उसकी असेसमेंट हम बाद में करेंगे। बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे बात बहुत क्लियर है, क्योंकि आप ये रैलीज में भी देखेंगे, आप ये जो आप इवैल्यूएशन भी करेंगे तो आपको असेसमेंट से मालूम पड़ जाएगा कि ज्यादा रुख जो जम्मू कश्मीर की आम जनता का है वो हमारे अलायंस के साथ है। अब जैसे जमहूरियत में तो हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, अब कल क्या होगा वो तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन कल जो भी होगा, इतनी बात तो आज के वक्त में ये साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस को अपर हैंड और अपर एज बाकी मुख्तलिफ पार्टियों के साथ रहेगा। बिल्कुल। मैं ताहिर चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। ताहिर चौधरी साहब, जिस तरह सुहेल काजमी साहब बता रहे थे कि ये फैक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में अचानक इंजीनियर रशीद का नाम उभर कर आया था और एक बड़े मार्जिन से जीत इंजीनियर रशीद ने दर्ज की थी, तो इन्हें इतने हल्के में तो नहीं लिया जा सकता है। और जिस तरह से उन्होंने अवामी इत्तेहाद पार्टी, जो इंजीनियर रशीद की पार्टी है, अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिस तरह से यह पार्टी कैंपेन कर रही, जिस तरह से यह पार्टी मेहनत कर रही है, जिस तरह से लोगों से मिल रही है, तो ये फैक्टर तो इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल अबू हरारी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन में हम लोगों ने देखा उमर अब्दुल्ला साहब को हार का सामना करना पड़ा और इंजीनियर रशीद साहब वहां से जीतते हैं। और जहां तक रीजनल पार्टीज की बात की जाए, मुझे कहने में कोई वो नहीं होगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आप को कश्मीर का समझती थी कि हम कश्मीर में कभी भी खड़े हों, कहीं से भी सियासत करें, कैसी भी सियासत करें, जैसा वो उनकी रवायत थी सियासत करने की, तो हम हमेशा जीत के सामने आएंगे। लेकिन आज के टाइम पे चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे नहीं, जिस तरह से अभी दीपांशु भट्ट यहां पर कह रहे थे कि हालात बिल्कुल बदले हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है और अपर हैंड नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का रहने वाला है। बीजेपी को भी ये अलायंस कहीं पर नहीं देख रहा है जम्मू कश्मीर में। ताहिर जी, हमें इनके, देखिए अबू हरारी साहब, हमें इनके अलायंस की कोई परवाह नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने बेशक हाथ मिलाए हैं, लेकिन इनके अंदर जो अभी भी जो खटपट चल रही है, जो दूरियां चल रही हैं, वो रोज सामने आ रही है। आप कल परसों का बयान मियां अल्ताफ साहब का देखिए, आप वकार रसूल साहब का बयान देखिए, उन्होंने तो साफ कह दिया कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो झंडा है उसके अंदर जो लाल रंग है, ये कश्मीर के अवाम के, कश्मीर के यूथ के खून से भरा हुआ झंडा है। तो हम तो सीधी सी बात करते हैं, जब हल और हाथ एक साथ मिले तो कश्मीर के अंदर खून खराबा हुआ। ये पिछली हिस्ट्री आप देख लीजिए कश्मीर की, गांधी परिवार और अब्दुल्ला परिवार ने जब नहीं, इससे पहले भी ताहिर साहब, इससे पहले भी मैं दीपांशु आ रहा हूं, ठीक है, दीपांशु कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोल सकते हैं। दीपांशु आप बोल सकते हैं, मैं ताहिर साहब आ रहा हूं। भाजपा के जो स्पोक्स पर्सन बात कर रहे हैं, इस बात में कोई भी मुझे सच्चाई लगती नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर की सही मायनों में बर्बादी हुई है तो ये पिछले 10 सालों में हुई थी, जब हमारा स्टेटहुड लिया गया था। उसके बाद भयंकर भ्रष्टाचार हुआ यहाँ पे, आतंकवाद अपनी चरम सीमा पूरी पार कर चुका है। यहाँ पे स्मार्ट मीटर प्रॉपर्टी टैक्स ताहिर साहब बोल सकते हैं, लग चुका है। ताहिर साहब जवाब दे सकते हैं। आप ये भी बोलना चाहिए, उनको अपने गिरबान में जाके देखना चाहिए। भाजपा के कार्यालय में रोज लड़ाइयां होती है, टिकटॉक के ऊपर यहाँ पे मारामारी चलती है। भाजपा के तो अपने अंदरूनी गर्म का चुका है, ये तो अपने कैंडिडेट नहीं संभाल पा रहे, इनके कार्यकर्ता इनके कैंडिडेट को गालियां देते हैं। हाल ही की खबर है ये, भाजपा के जम्मू के कार्यालय में क्या कांड हुआ है, वहां पर किस तरीके से इन्हीं के कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं, किसी को 50 लाख रुपए देकर सीट मिली है, किसी को 1 करोड़ रुपए देकर सीट मिली है। ये क्या बात करेंगे? हमारा स्ट्रेंथन है, यूनाइटेड है, भाजपा का सूत्रा साफ करने वाला है, सरकार हमारी बनने वाली है। इनकी वजह से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा है, इनकी वजह से बेरोजगारी का दर रहा है, इतनी भी भाजपा में शर्म नहीं है। मैनिफेस्टो में ये वादा नहीं कर सकते हमारे डेली बेसिस को पक्का करने का, ये तो एक मॉरल राइट ही हो चुके हैं जम्मू कश्मीर की जनता के ऊपर बात करने के लिए। इनकी बात में कोई दम नहीं है। जब भी कोई जाते हैं तो देश को बदनाम करने के सिवा की बात नहीं आती। कोई बदनाम नहीं करता। बदनाम अगर देश को किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला है कि 2014 से पहले हिंदुस्तान में कोई पैदा होता था तो कहता था कि किस नस्ल में पैदा हुआ हो। ये देश के प्रधानमंत्री की शब्दावली है, शर्म आनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हिंदुस्तान की डिसरिस्पेक्ट अगर किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। पहले नरेंद्र मोदी जी कहते थे 2014 से पहले अगर कोई हिंदुस्तान में पैदा होगा तो शर्म आती है। आप क्या बात करते हैं? हालात आप जम्मू में देखिए आके, आज आपको कहीं पे कांग्रेस की
कहीं पे भी कोई मीटिंग, कहीं रैली, कहीं इनकी मीटिंग्स कुछ नहीं चल रही है, क्योंकि इनके पास लोग ही नहीं हम है। सब कुछ इनके पास कर रहे लोग हैं, ही नहीं। हम सब कुछ कर रहे हैं। आपका भ्रष्टाचार आपके कार्यालय में दिख रहा है। आपके वर्कर आप पे आरोप लगा रहे हैं, 1 करोड़ रुपए देकर सीटें बेचते हैं आप लोग। किसी ने 50 लाख रुपए दिए तो सीटें दी है। हम अपनी रैलियां भी कर रहे हैं, हम अपने मुद्दे भी रख रहे हैं, जनता के सामने अपने मुद्दे रख रहे हैं, जनता के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। आपका तो सूपड़ा साफ हो चुका है। आपने पहले अपनी पार्टी, फिर सज्जाद में, फिर गुलाम नबी आजाद, फिर इंडिपेंडेंट। आपकी कश्मीर में जाल नहीं गलने वाली, जम्मू में आपका सूपड़ा साफ होने वाला है। बैसाखियों के सहारे आपने कश्मीर में हुकूमत बनाने की कोशिश की। कभी सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आजाद, उनका सुपड़ा साफ भी साफ है। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने दीजिए। भाजपा लखनपुर से पार है, क्योंकि यहाँ पे जनता परेशान है इनसे। क्या बात कर रहे हैं आप? कितनी बेरोजगारी यहाँ पे, कितनी महंगाई। साहब देखिए, ये इल्जाम पहले भी लगता रहा, पानी का टैक्स, ठीक है। ये इल्जाम है इन पे। दीपांशु मैं ताहिर साहब पहले मेरी बात सुन लीजिए। ताहिर साहब सुन लीजिए। देखिए, बिल्कुल बिना बेस के चल रहे हैं और झूठ कितना भी बोले, अवाम इस चीज का इनको जवाब। देखिए ताहिर साहब, दीपांशु ने जवाब देगा। ताहिर साहब मेरा एक सवाल ले लीजिए। दीपांशु ने एक बहुत अहम बात कही, क्योंकि इससे पहले जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, जो नई पार्टियां आई हैं उन पर आप लोगों की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस की तरफ से, कि ये जो पार्टियां आई हैं ये बीजेपी के इशारे पर आई हैं। अब इंजीनियर रशीद जैसी जो छोटी मोटी पार्टियां या जो नई पार्टियां आई हैं उन पर भी यही इल्जाम लगाया जा रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, उमर अब्दुल्ला की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और पीडीपी की तरफ से, कि बीजेपी के इशारे पर ये चुनाव लड़ रही है। ताहिर साहब देखिए अबू हरेरे साहब, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें जी, इनका जहाज बिल्कुल डूबने की कगार के ऊपर है। इस टाइम पे इनको अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से भी डर लगता है, और जिससे डर लगता है उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश में, जम्मू कश्मीर में इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रही है और डर तो भारतीय जनता पार्टी में है। इन्होंने फर्स्ट लिस्ट अपनी रिलीज की, 2 घंटे में अपनी लिस्ट वापस लेनी पड़ी इनको। इसलिए इन्होंने पूरी तरह खौफ में कौन सी जमात है जम्मू कश्मीर की जनता को पता है। इनसे पूछिए लिस्ट वापस क्यों ली? अगर इतना दम है, इतने बदलने से चुनाव लड़ रहे हैं, तो लिस्ट वापस लेने की जरूरत ताहिर साहब आपको क्यों पड़ी? आपको लिस्ट वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको लिस्ट वापस क्यों ली? आप इतना मुझे जवाब दे दीजिए, लिस्ट आपने वापस क्यों लिया? अगर आप इतने बहादुर है, इतने शक्तिशाली है, इतना पूरा पारदर्शिता से चुनाव लड़ रहे, तो आपने अपनी लिस्ट वापस क्यों ली? फिर अगर आपको डर नहीं है, फिर वो लिस्ट क्यों वापस ली? जहां तक लिस्ट की बात है, संगठन का काम है। संगठन ने जब लिस्ट निकाली, हाँ, इसको संगठन का काम बोल दीजिए। आरएसएस की तरफ से सिग्नल नहीं आया होगा ना आपको, आरएसएस की तरफ से सिग्नल नहीं आएगा। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, भाजपा का यहाँ पे सूपड़ा साफ है। चुनाव आने दीजिए, रियल इश्यूज में चुनाव होंगे। इनकी ABCD पार्टनर और कोई भी चलने वाले नहीं। हमारे कहने से, हमारे कार्यकर्ताओं से, जनता के आशीर्वाद से, राहुल गांधी जी के विजन से, राहुल गांधी जी के विजन से साफ होगा। ठीक है ना? चलिए ठीक है, मैं सुहेल काज़मी साहब आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, मैंने देखिए काफी समय दोनों लोग को दे दिया। मैं सुहेल काज़मी साहब, हमारा जो इशू था कि इंजीनियर रशीद फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जम्मू कश्मीर इंतखाबात में, इस पर आपने तफसील से जवाब दिया था। हालांकि हमारे जो दोस्त हैं कांग्रेस से और बीजेपी से, उन्होंने बहुत खुलकर तो इंजीनियर रशीद फैक्टर पर नहीं बोला, लेकिन इतना तो जरूर है कि अभी से जो दिख रहा है, क्या सुहेल काज़मी साहब जो रिवायती पार्टियां, जो जम्मू कश्मीर की रिवायती पार्टियां कही जाती हैं, उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकते हैं इंजीनियर रशीद? ये एक छुपी हुई, ये कहा जाए कि जम्मू कश्मीर की सियासत में एक छुपी हुई ताकत है इंजीनियर रशीद और अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है, ये एक बड़ा चैलेंज साबित होगी। बिल्कुल बिल्कुल, this is going to change the political narration and will add colors to the ongoing election campaigning of every political party in Jammu and Kashmir। इसमें रंग और भर देगा इंजीनियर रशीद जब वो रिलीज होता है और कैंपेनिंग करेगा, क्योंकि मैंने इनको असेंबली में देखा हुआ है। इज अ वेरी वोकल पर्सन एंड वेरी एनर्जेटिक पर्सन, और अपने मुद्दों को लेके लोगों के बीच में दिल खोल के एजिटेट करता है, खुल के बोलता है। तो इसका असर जो है वो, मैंने आपसे कहा कि इस पर्व को, इस फेस्टिवल को, इलेक्शंस के फेस्टिवल्स में नए कलर्स आज से आप देख लीजिए भरना शुरू हो गए। और बड़े बड़े दिग्गज जो नेता हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, जहां जहां ये इनके कैंडिडेट लड़ रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज आज से ढीली होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सिंपैथी बड़ा मैटर करती है। वो किसी भी लीडर के साथ हो, चाहे वो किन बुनियादों पे हो, लेकिन वो सिंपैथी जो मैटर है वो मैटर करती है। और आप देखिए
कि जरूर इनकी पार्टी 2-3 सीट जरूर लेगी, ज्यादा भी ले सकती है, और उसका नुकसान जो है वहां की रीजनल पार्टी जो भी है कश्मीर की जो लड़ रही है इनके अगेंस्ट उनको पड़ेगा। और अच्छी बात है, मैं समझता हूं जो डर खौफ है, देखिए 200 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं 1,40,00,000 की आबादी में, और पूरे पावर कॉरिडोर्स को उन्होंने एंजॉय करना है, पावर के कॉरिडोर्स में उन्होंने रहना है, लोगों को ठोक बजा के अपने नुमाइंदों को भेजने दीजिए। नहीं, सुहेल साहब, आप देखिए कि लोकसभा के इंतखाबात में इंजीनियर रशीद तो जेल से बाहर भी नहीं आ पाते, उन्हें तो जमानत भी नहीं मिली थी, उसके बाद भी कितने बड़े मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीता था, और अब वो 18 तारीख से पहले आ रहे हैं, मतलब 2 अक्टूबर तक तो वो जमानत पर रहेंगे ही रहेंगे, और 1-2 दिन में वो जम्मू कश्मीर जब पहुंच जाएंगे दिल्ली से, उसके बाद वहां के चुनाव में उनकी एंट्री हो जाएगी। तो आप देखिए कि इंजीनियर रशीद इस बार खुद वोटर्स के बीच होंगे, लोगों के बीच होंगे। बिल्कुल, मैंने तो कहा अबू सर कि उसका बहुत बड़ा फैक्टर होगा और बहुत फर्क पड़ेगा उनकी पार्टी को और उनके जो कैंडिडेट्स हैं जो खड़े हुए हैं, और शायद कहीं वो कोई मार्जिन कम लेता, लेकिन जब वो खुद कैंपेनिंग करेंगे कश्मीर में अपनी जबान में अपने लोगों के साथ, जिस तरह वो करते रहे हैं, जैसे वो MLA इलेक्शन लंगेट से जीते थे और बड़े एक वोकल असेंबली के मेंबर थे, रुकन थे, और उस वक्त जब असेंबली चलती थी तो उनसे बड़ा डर के, बड़े एहतराम से बात की जाती थी, क्योंकि वो अपनी नरेशन जो है बड़ी पॉजिटिव वे में असेंबलीज में रखा करते थे। जब भी असेंबली सेशंस हुआ करते थे, मैं भी उन असेंबलीज का मेंबर रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सुहेल साहब, जाहिर सी बात है कि इंजीनियर रशीद या अवामी इत्तेहाद पार्टी की जब हम बात करते हैं तो इसका जो दायरा है वो कश्मीर तक ही एक तरह से महदूद है, और कुछ गिनी चुनी सीटें हैं जहां पर हल्के हैं, जहां पर इनके उम्मीदवार खड़े होंगे। तो यहां पर आप देखिए, अगर ये नुकसान करते हैं तो यहां पर बीजेपी का नुकसान तो होने नहीं जा रहा है, यहां पर तो वही जम्मू कश्मीर की रिवायती पार्टियां होंगी जिनके लिए दर्दसर बन सकते हैं इंजीनियर रशीद। बिल्कुल, पहला नुकसान तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को होता है और दूसरा PDP को होता है, क्योंकि इनके नॉमिनीज है वहां पे, और उसका थोड़ा सा असर है वो सजाद लोन का कुपवाड़ा और हंदवाड़ा से जहां से वो खड़े हो रहे हैं हल्का फुल्का वहां भी हो सकता है। मैंने आपको कहा ना कश्मीर बेस्ड पार्टीज हैं, इंजीनियर रशीद भी कश्मीर बेस्ड है, उनकी पार्टी भी कश्मीर बेस्ड है, और कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स में कश्मीरी हुक्मरान जो होता है या पॉलिटिशियन जो होता है उसका अपना एक इम्पैक्ट होता है, और पार्लियामेंट की लीड के जो सेगमेंट्स हैं असेंबली के आप सारे गिन लीजिए, और इधर भी NC ने और कांग्रेस ने भी जो कैंडिडेट जम्मू में दिए हैं वो भी उसी को मद्देनजर रखते हुए जो कल कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं कि रमन भल्ला जम्मू गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से पहले लड़ा करते थे और जीता करते थे और फॉर्मर मिनिस्टर थे, उनको RS पुरा भेजा क्योंकि पार्लियामेंट सेगमेंट में उनको वहां से लीड मिली थी, और उस लीड के चक्कर में रमन भल्ला जी को शिफ्ट किया RS पुरा सेगमेंट पे। और ये बड़ा मैटर करता है पार्लियामेंट की वो जो लीड्स होती है सेगमेंट वाइज, और उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ भी वो इम्पैक्ट जो है असेंबली इलेक्शंस पे जरूर पड़ेगा। और ये पुरानी बात नहीं है, अभी 2-3 महीने तो हुए पार्लियामेंट इलेक्शन की, लोग भी वही है, मौसम भी वही है, और सोच भी वैसी है जैसे 3 महीने पहले। बिल्कुल, बहुत सही सुहेल काज़मी साहब, आपने कहा कि अभी ताज़ा मामला है और इंजीनियर रशीद तो अब आवाम के बीच में भी होंगे, तो ऐसे में क्या जो रिवायती पार्टियां जम्मू कश्मीर के वाकई में उन्हें डेंट लगेगा, उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ये चुनाव है और सभी मुकाबले के लिए मैदान में उतरे हैं, तो मैदान कौन मारता है ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा जब नतीजे आना शुरू होंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के इंतखाबात बहुत दिलचस्प हैं, और उससे भी बढ़कर ये कि जम्मू कश्मीर के लोगों में इन इंतखाबात को लेकर एक अलग तरह का ही जोश देखने को मिल रहा है।